आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को देख लेते हैं। जैसा कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को जान लेना है तो हमें लगभग 3,500 वर्ष पूर्व जाना होगा। लौकिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और आगे चलकर हिंदी। इस तरह हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को जानने के लिए काफी विस्तार से देखना होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने सामान्य परिचय आप लोगों से कराने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। सबसे पहले देखते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। ईरान और फारस के निवासी सिंध नदी को हिंद और वहां रहने वालों को हिंदू कहते थे। उसी के आधार पर सिंधु नदी के आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह हो जाती है, इसलिए यह सिंधु शब्द आगे चलकर हिंदू कहा जाने लगा। इस शब्द का विस्तार होता गया और हिंद शब्द भारत का वाचक हो गया और इनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। आमिर खुसरो ने फारसी हिंदी कोश में हिंदवी, हिंदुई आदि शब्द प्रयुक्त किए। हिंदवी, रेखता, खड़ी बोली, उर्दू, नागरी हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी आदि हिंदी भाषा के रूप रहे हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को देखना होगा। आइए देखते हैं भारतीय आर्य भाषा का विकास। भारतीय आर्य भाषा के विकास के 3 चरण माने जाते हैं। वे इस प्रकार है। सबसे पहला चरण प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा चरण है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसकी अवधि है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा चरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसकी अवधि है 1000 ईस्वी से अब तक। अब देखते हैं सबसे पहला चरण प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जैसा कि इसका कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप देखे जा सकते हैं। पहला, वैदिक भाषा। वैदिक भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसे आर्य भाषा की मूल भाषा भी कहा जा सकता है। इस काल का ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ था। ऋग्वेद भाषा से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का परिचय हो जाता है। वैदिक भाषा मौखिक थी। पाणिनि ने इस भाषा को व्याकरणिक संस्कार देकर इसे अधिक प्रामाणिक बनाया। पाणिनि ने वैदिक भाषा को देववाणी नाम दिया। संस्कृत को वैदिक भाषा का परिष्कृत रूप माना जाता है, क्योंकि संस्कृत में वैदिक भाषा की मूल ध्वनियां उसी प्रकार विद्यमान रही है। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप। पहला हमने देखा वैदिक भाषा और दूसरा रूप है संस्कृत भाषा। पाणिनि ने संस्कृत को लौकिक भाषा कहा। जर्मन विद्वान श्लेगेल ने संस्कृत को संसार की सर्वाधिक पूर्ण और उन्नत भाषा कहा। वैदिक भाषा में वर्ण 64 थे, लेकिन संस्कृत में वर्णों की संख्या कम हो गई। वैदिक भाषा में शब्दों के अनेक रूप होते थे, लेकिन संस्कृत में शब्दों के अधिक से अधिक 2 रूप हो गए। इस प्रकार वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत अधिक मात्रा में व्याकरणिक नियमों के अनुसार गढ़ती गई। संस्कृत में ही रामायण,
महाभारत आदि ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवी, माघ, मम्मट, दंडी आदि संस्कृत के महान विद्वानों ने इस भाषा को समृद्ध बनाया। अब देखते हैं दूसरा चरण, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। संस्कृत के व्याकरणिकता के कारण संस्कृत शिक्षितों की भाषा बनी, लेकिन क्लिष्टता के कारण जनभाषा के समर्थन से वह कुछ मात्रा में दूर रही। परिणामतः जनता के बीच भाषा का अपभ्रष्ट रूप अवतरित होने लगा। तत्कालीन विचारकों ने भी संस्कृत की जटिलता को त्याग कर जनभाषा के प्रयोग को प्राथमिकता दी। जैन तथा बौद्ध धर्म के साहित्य में लोक भाषा के अनुकरण पर बल दिया गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण हैं। वे इस प्रकार है। सबसे पहला चरण पाली, इसका कालखंड है 600 ईस्वी पूर्व से प्रथम शती तक। उसके बाद प्राकृत, प्रथम शती से छठी शती तक। और तीसरा चरण है अपभ्रंश, छठी शती से 10वीं शती तक। आइए अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के तीनों चरणों को देख लेते हैं। सबसे पहले पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा का पहला चरण पाली का है। 600 ईस्वी पूर्व से प्रथम शती तक इसका कालखंड माना जाता है। पाली का विकास मध्यकालीन आर्य भाषा में पहली बार हुआ। आम लोगों की बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत का परिवर्तित रूप पाली में देखा जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से पाली में भी साहित्य लिखा गया। पाली भाषा का विकास पाटलिपुत्र से माना गया। पाली का प्रथम प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया था। पाली का लिखित रूप अशोक के शिलालेखों में मिलता है। गौतम बुद्ध के उपदेश पाली में मिलते हैं। बुद्ध के समय पाली लोक भाषा थी। अब देखते हैं प्राकृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा चरण प्राकृत भाषा का है। पाली के परिवर्तित रूप को प्राकृत कहा जाने लगा। प्रथम शती से छठी शती तक इसका कालखंड माना जाता है। महावीर जैन के उपदेश तथा ज्ञान दर्शन की भाषा के रूप में प्राकृत अवतरित हुई। प्राकृत का अर्थ है सामान्य लोगों की भाषा। प्राकृत मधुर और ललित भाषा थी। अब तीसरा चरण अपभ्रंश। अपभ्रंश को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे अवहट्ट, ग्रामीण देशी, अभिरोक्ति, अभिरी भी कहा जाता है। छठी शती से 10वीं शती तक इसका कालखंड माना जाता है। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। कुछ विद्वान अभिरों की भाषा को अपभ्रंश मानते हैं। प्राकृत के विविध परिवर्तित रूपों से पैशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश आदि अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा के विकास के चरण में दूसरा चरण मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का था। इसके अंतर्गत पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश को हमने देखा। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषा तक के काल को संक्रांति काल कहा जाता है, क्योंकि किसी निश्चित तिथि को अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा नहीं बनती है। अपभ्रंश की कुछ रचनाएं लगभग 15वीं शती तक मिलती है। अपभ्रंश के विविध क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश से विकसित भारतीय आर्य भाषाएं एवं उनकी उपभाषाएं इस प्रकार है। सबसे पहले पैशाची अपभ्रंश। जिन्होंने आर्य संस्कृति को नहीं अपनाया, उन अनार्यों की भाषा को पैशाची या पिशाची कहा जाता है। दूसरी अपभ्रंश है मागधी। मागधी से बिहारी, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमी आदि भाषा का विकास हुआ। तीसरी भाषा है अर्धमागधी। यह
अवध और काशी के जनपदों की भाषा थी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ। चौथी अपभ्रंश है शौरसेनी। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। और पांचवी अपभ्रंश है महाराष्ट्री। महाराष्ट्र प्राकृत से आधुनिक भाषा मराठी का विकास हुआ। प्राकृत का अधिकांश साहित्य महाराष्ट्री में लिखा गया। कुछ लोग इसे महाराष्ट्री की प्राकृत कहते हैं। प्राकृत की लगभग सारी विशेषताएं महाराष्ट्री में मिलती है। इस काल में शौरसेनी, पैशाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई। प्रस्तुत तालिका में हम आधुनिक भाषाएं तथा उसकी उपभाषाएं को देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपभ्रंश शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची और व्राचड़, इन अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भाषाएं निर्माण हुई। सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती इस तरह की भाषाएं विकसित हुई। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया इन भाषाओं का विकास हुआ। उसके बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी इन भाषाओं का विकास हुआ। और व्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। अब इस तालिका को देखें तो मूलतः हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी इन तीन अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से हुआ। अगर आप चाहे तो इस तालिका का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि हिंदी का विकास शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी इन अपभ्रंश भाषाओं से हुआ, अब इन अपभ्रंश भाषाओं को हम विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश। जैसा कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी इन उपभाषाओं का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकलती है, सबसे पहले खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, या आज की साहित्यिक भाषा है, आज की आधुनिक भाषा है या आज की मानक भाषा है। दूसरी बोली है हरियाणवी, इसे बांगरू नाम से भी जाना जाता है। तीसरी बोली है ब्रजभाषा। चौथी बोली है बुंदेली और पांचवी बोली है कन्नौजी। ये सारी बोलियां पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, जिससे जयपुरी, जिसे हड़ौती या पूर्वी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मारवाड़ी या मेवाड़ी, जिसे पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेवाती, उसे उत्तरी राजस्थानी नाम से भी जाना जाता है। और चौथी बोली है मालवी या दक्षिणी राजस्थानी। इन चार राजस्थानी बोलियों का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा पहाड़ी हिंदी। उसकी बोलियां इस प्रकार है। सबसे पहले कुमायूनी, दूसरी है गढ़वाली और तीसरी है नेपाली। इन तीन बोलियों का विकास पहाड़ी हिंदी इस उपभाषा से हुआ है। हिंदी की बोलियां जानने के लिए या हिंदी की उपभाषाओं के अध्ययन के लिए आप इस तालिका का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश को। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी इस उपभाषा का विकास हुआ, जिससे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन बोलियों का विकास हुआ। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो कि अर्धमागधी से विकसित हुई है। अब देखते हैं मागधी से विकसित भाषाएं। बिहारी हिंदी यह उपभाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी से जो बोलियां आती हैं वे इस प्रकार है: मगही, मैथिली और भोजपुरी। जैसे कि अभी आपने जान लिया कि हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई, उससे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी इस बोली का विकास हुआ। उसके बाद राजस्थानी हिंदी से जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी का विकास हुआ। उसके पश्चात पहाड़ी हिंदी से कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली इन बोलियों का विकास हुआ।
और पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, और अंत में मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं जैसे कि बिहारी हिंदी इसकी उपभाषा है, जिससे मगही, मैथिली और भोजपुरी इन बोलियों का विकास हुआ। हिंदी की इन बोलियों को याद रखने के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी पंजाब का कुछ हिस्सा और हरियाणा आदि राज्यों की भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा के उद्भव में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं आदि भाषाओं के इतिहास को देखा जाता है। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो मित्रों, आपको निश्चित रूप से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य देखें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप इसी तरह के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा या नेट सेट आदि के लिए उपयुक्त वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।